नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाले खबरों की बात करते हैं तो उसमें छुपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जनमत की शुरुआत उस खबर के साथ कर रहे हैं जिसमें भी राष्ट्रवाद की भावना छिपी हुई है। भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद को यहां के राष्ट्रवादी जीते हैं। ठीक इसी तरह से रूस में भी इन दिनों राष्ट्रवाद की ही आवाज बुलंद हो रही है। वो युद्ध जो अभी थमा नहीं है, वो युद्ध जो सिर्फ अब युद्ध नहीं रह गया है बल्कि अब अस्तित्व की जंग बन चुका है। और इसलिए क्योंकि राष्ट्र की रक्षा बनाम पश्चिमी कठपुतलियों का विस्तारवाद, ये तस्वीर रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे इस युद्ध में लगातार नजर आ रही है। बीती रात रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। 587 हमले एक ही रात में। 587 ये आंकड़े नहीं हैं और ये कोई सामान्य आंकड़े नहीं हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि रूस अब आर पार के मूड में आ चुका है। और वजह भी साफ है कि यूक्रेन अब लड़ नहीं रहा, वो अमेरिका के लिए मर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 537 हमलों में 477 ईरानी ड्रोन और 60 मिसाइलें शामिल थीं। यूक्रेन ने इनमें से 475 को नष्ट करने का दावा किया, लेकिन सच्चाई यह है कि एक अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान आसमान में ढेर हो गया और उसका पायलट भी मारा गया। यह अमेरिका के लिए सिर्फ एक आंकड़ा होगा, लेकिन रूस के लिए यह उसकी धरती पर मंडरा रहे खतरे को मिटाने का बड़ा मिशन है। यूक्रेन के पायलट ने 7 मिसाइलें भले ही गिरा दी, लेकिन अंत में उसका विमान भी क्षतिग्रस्त हुआ और वो खुद उस विमान को रिहायशी इलाके से दूर ले जाकर गिरा ताकि लोग बच सके। एक सैनिक के तौर पर उसका बलिदान जरूर सराहनीय है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह बलिदान किसी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसी सत्ता के लिए था जो अमेरिका के इशारों पर नाच रही है। रूस का दावा है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है, जबकि यूक्रेन नेटो की गोटी बनकर अपनी जमीन तबाह करवा रहा है। सिर्फ 2 दिन पहले यूक्रेन ने क्रीमिया के किरोव्स्क के एयरबेस पर हमला किया था। रूस के हेलीकॉप्टर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया था, लेकिन अब जवाब आ चुका है। जवाब भी ऐसा कि अब अमेरिका, नेटो और यूरोप को अपनी रणनीति पर फिर से सोचना पड़ेगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका ये शांति चाहता है या फिर वो यूक्रेन की राख में अपना राजनीतिक वर्चस्व तलाश रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और आज जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है, उसके मुहाने पर खड़ी है, तब राष्ट्रों को यह तय करना होगा कि वो अपनी पहचान, अपनी जमीन और अपनी सेना के साथ कैसे खड़े होते हैं, या फिर किसी पश्चिमी रणनीति के मोहरे बनकर बर्बादी की ओर जा रहे हैं, जैसा कि यूक्रेन के साथ हो रहा है। यूक्रेन का मौजूदा नेतृत्व अपनी जनता को, अपने शहरों को, अपने बच्चों को एक अमेरिकी एजेंडे की बलि चढ़ा रहा है। और रूस, चाहे आपको पसंद हो या नहीं, लेकिन वो अपने राष्ट्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसे ही राष्ट्र सर्वोपरि की भावना कहते हैं। युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है। यही रूस का संदेश है और इस संदेश की गूंज पूरे यूरोप में सुनाई दे रही है। रूस ने इसी कड़ी में अब तक का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन पर किया है और रूस ने दुनिया को यह बता दिया है
कि राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के लिए, राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए रूस किसी भी हाल में रुकेगा नहीं। रूस ने यह बता दिया है वो किसी भी पश्चिमी देश की कठपुतली नहीं है। उसकी भावना राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है। यह भावना यूक्रेन को समझनी होगी, अन्यथा यूक्रेन की तबाही सुनिश्चित है। यूक्रेन अमेरिकी हाथों की कठपुतली बन चुका है। यूक्रेन को यह समझना चाहिए कि पश्चिमी देश हथियारों की जो ये अंधाधुंध दौड़ है, उसकी खरीद और बिक्री की जो अंधाधुंध दौड़ है, उसमें पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को अपना मुहरा बना लिया है। लेकिन रूस इस बात से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, और यही वजह है कि रूस राष्ट्रवाद की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। अब रूस की कहानी तो आपने जान ली है। रूस क्योंकि राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ रहा है। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं और उस खबर में आपको खास तौर से बताना चाहेंगे कि दुनिया में एक ऐसा अकेला देश है जिसके पास, ये कहना चाहिए दुनिया में, जब हम कहते हैं कि देशों की सेना होती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है जो सेना का देश है। देश की सेना नहीं, यहां तो सेना के पास ही एक देश है। मेरा इशारा आप समझ चुके होंगे। बात पाकिस्तान की हो रही है। बात उस आतंकिस्तान की हो रही है जहां पर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, यह भावना है ही नहीं, क्योंकि वहां तो राष्ट्र का मतलब ही आतंकवादियों से शुरू होता है और आतंकवादियों पर खत्म हो जाता है। वहां पर राष्ट्रवाद का मतलब जिहाद से शुरू होता है और जिहाद पर ही खत्म हो जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो सेना के हाथों में है, इसी पाकिस्तान से एक बार फिर से जहरीले जनरल ने जहर उगला है। इस्लामाबाद फिर जहर उगल रहा है, और जहर उगल रहा है वही मुल्क जो खुद अपने ही जहर में घुलता जा रहा है। पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर की हम बात करेंगे। पाकिस्तान का जनरल कहना तो शायद जनरल शब्द की ही तौहीन होगी, और इसीलिए हम मुल्ला मुनीर कहते हैं। मुल्ला मुनीर जो फौज की वर्दी पहनकर मजहब की राजनीति करता है, उन्होंने एक बार फिर से भारत के खिलाफ इसी जहरीले मुल्ला मुनीर ने जहर उगला है, वो भी उस कश्मीर के नाम पर जो भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और हमेशा भारत का ही अभिन्न अंग रहेगा। आसिम मुनीर ने दरअसल नौसेना की पासिंग आउट परेड में एक बयान दिया। क्या बयान दिया? फिर से कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की नस है। यह वही पंक्ति है जो मुल्ला मुनीर ने ऑपरेशन पहलगाम की घटना होने से पहले कहा था। जगलर वेन बताया गया था कश्मीर को मुल्ला मुनीर की तरफ से। तो वही बातें एक बार फिर से मुल्ला मुनीर दोहराते हुए नजर आया है। सवाल यह है कि जब नस ही गल चुकी हो तो फिर जंग लड़ने का भ्रम ये क्यों पाले बैठा हुआ है? उन्होंने कश्मीरियों की कुर्बानी की बात आखिर क्यों कर दी है? सीधा मतलब है, आतंकवादियों को शहीद और आतंक को इबादत बता रहा है ये मुल्ला मुनीर। पाकिस्तान की यही सोच उसे बार बार बर्बादी की ओर धकेलती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उसने हिसाब चुकता किया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस राख हुए, 160 से ज्यादा आतंकियों का काम तमाम हुआ, तमाम आतंकी अड्डों को निस्नाबूद किया गया। और अब जब सेना की हेकड़ी उतर चुकी है तो यही मुल्ला मुनीर मजहबी भाषण देकर फिर से फेस सेविंग करने का प्रयास कर रहा है। और वो कहते भी हैं हमने संयम दिखाया, लेकिन सच्चाई ये है कि जब जब पाकिस्तान को भारत ने जवाब दिया तब तब पाकिस्तान के परमाणु भोंपू चुप हो जाते हैं और वही पुराना राग अलापने लगते हैं कि हम अमन चाहते हैं। आज भारत को किसी चेतावनी की जरूरत नहीं है।
हम जवाब देना जानते हैं, और वो भी दुश्मन की जुबान में। ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है, और अगर दुश्मन फिर से आंख उठाएगा तो उसे इतिहास से नहीं, अपनी आंखों से अपना विनाश देखना होगा, क्योंकि भारत अब भी ऑपरेशन सिंदूर की राह पर आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत के लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है। हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया है, हमने ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ पॉज बटन दबा रखा है। मुनीर ने एक धमकी दी कि दुश्मन ने हमला किया तो बहुत बुरे परिणाम होंगे। लेकिन मुल्ला मुनीर, 1947 से अब तक कितनी बार भारत को धमकी दी है तुमने, और हर बार भारत ने ऐसा सबक दिया है जिसको पाकिस्तान भुलाए नहीं भूलता। 1965 हो, 1971 हो, 1999 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो या ऑपरेशन सिंदूर, हर बार भारत ने पाकिस्तान को, यानी मुल्ला मुनीर, तुमको तुम्हारी औकात दिखाई है। आज पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो आतंकियों को पालता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठ बोलता है, और अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए मजहब का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान को भारत की यह आखिरी चेतावनी है। कश्मीर भारत का है, था और रहेगा, और अगर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो वो आंख ही नहीं बल्कि उसका अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा, क्योंकि भारत अब सहन नहीं करता। भारत निर्णायक वार करता है। भारत की सेना मैदान में भी जवाब देती है और कूटनीति में भी। ये वही भारत है जिसने चुप रहकर नहीं, चुन चुन कर जवाब दिया है। और अगर अब भी पाकिस्तान बाज नहीं आया तो अगली बार बयान नहीं, कार्रवाई होगी, और वो आखिरी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जनमत की जुबान है और राष्ट्रहित से बढ़कर भारत के लिए, भारतवासियों के लिए कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान को तो भारत जवाब दे रहा है, और पाकिस्तान को यह बात पता भी है। अब पेज 7 के लिए मुल्ला मुनीर चाहे कुछ भी बयान दे, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने इस बार पाकिस्तान को वो सबक सिखाया है जो उसकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान 2.0 का वर्जन भी सामने आ गया है, लेकिन पाकिस्तान की धरती से नहीं, बांग्लादेश की धरती से। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो दुनिया भर के सनातनियों को परेशान कर रहा है। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू बेटी की अस्मिता को नोचा गया है, लूटा गया है, बर्बरता की गई है। जिहादियों का एक झुंड एक हिंदू परिवार के अंदर घुसता है, उसके घर में घुसकर 25 साल की इस हिंदू बेटी की अस्मिता को जार जार करता है। वो बेटी जो अपने मां बाप के घर मायके आई हुई थी, वो बेटी जिसने अपना सब कुछ बांग्लादेश को अपना देश समझकर, मानकर उसे दिया, लेकिन बांग्लादेश ने क्या दिया, वहां की सरकार ने क्या दिया? ये जिहादी जो घर में जबरन घुसते हैं और हिंदू बेटी के साथ गैंगरेप करते हैं। केवल गैंगरेप नहीं करते हैं, मन गैंगरेप से नहीं भरा था, बकायदा वीडियो बनाते हैं और इसकी अस्मिता को बार बार तार करने के लिए उसे यूट्यूब पे, उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर देते हैं। उससे भी बड़ा जो दुख का कारण यह है कि जब गाजा में परिस्थिति नकारात्मक होती है तो हमारी देश की सेकुलर जमात किस तरीके से गाजा के लिए आंसू बहाती है। फिलिस्तीन के लिए जय फिलिस्तीन के नारे तक लगे हुए हैं हमारे देश की धरती पर। ओवैसी जैसे लोगों ने नारे लगाए। प्रियंका गांधी वाड्रा बैग लेकर, झोला लेकर लोकतंत्र के मंदिर, संसद तक पहुंच जाती है। लेकिन इसी सेकुलर जमात से पूछना चाहिए
कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो, जब हिंदू बेटी की अस्मिता जार जार की जाती हो, तो फिर ये सेकुलर जमात चुप क्यों है? मोहम्मद यूनुस की सरकार या ये जिहादी संरक्षण तंत्र के खिलाफ क्यों नहीं हमारे देश की सेकुलर जमात भी खुलकर बात करती है? क्यों नहीं इस हिंदू बेटी को न्याय देने के लिए आगे आती है? क्यों बांग्लादेश जिहादियों का गढ़ बन रहा है और हिंदुओं के लिए नर्क बन रहा है? क्या जरूरत नहीं है कि हिंदुओं को संगठित होकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ आवाज से आवाज बुलंद करनी चाहिए? क्या जरूरत नहीं है कि सीए और एनआरसी जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, इन पर अब खुलकर केवल बात करने से नहीं, एक्शन लेने का वक्त आ गया है? ये तमाम सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि ये बेटी न्याय मांगती है। सुदर्शन न्यूज इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए उसके साथ खड़ा हुआ है। ये धर्म युद्ध है जिसमें सभी सनातनियों को आगे आकर इसका हिस्सा बनना होगा, क्योंकि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है, तब तब हिंदू भी कटा है। क्या हुआ है बांग्लादेश में इस बेटी के साथ, आइए आपको दिखाते हैं हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। जिस देश को भारत ने 1971 में पाकिस्तान के पंजे से छुड़ाया, उसी देश की मिट्टी आज हिंदुओं की बेटियों का कब्रिस्तान बन चुकी है। सोचिए, एक घर में दरिंदे अंदर घुस जाएं, घर में मौजूद महिला को अपनी गिद्ध भरी नजरों से देखें और फिर महिला की चीखों को दबाकर उसकी इज्जत को तार तार कर दें। ये किसी तालिबानी ठिकाने की कहानी नहीं है, ये हमारे पड़ोसी बांग्लादेश की सच्चाई है। जी हाँ, ये कोई युद्ध का मैदान नहीं था, ये कोई सीमा पर हुआ हमला नहीं था, बल्कि ये एक घर था, एक हिंदू महिला का घर, एक हिंदू बेटी का घर, जहां घुसकर जिहादी दरिंदों ने उसकी अस्मिता को नोच डाला। बांग्लादेश के मुरादनगर में 25 साल की एक हिंदू महिला के साथ गैंग रेप हुआ और उसकी आबरू को नोचने वाले जिहादी दरिंदे खुले घूम रहे हैं। पहले इन जिहादियों ने महिला के साथ गैंग रेप किया और फिर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सवाल है आखिर क्यों? तो इसका जवाब है क्योंकि ये पीड़िता हिंदू है और बलात्कारी मुसलमान जिहादी, जिन्हें मोहम्मद यूनुस की सरकार का वरदहस्त हासिल है। ये कोई एक घटना नहीं, ये इस्लामी शासन का जिंदा सबूत है, जहां हिंदू होना अपराध है और हिंदू महिला होना बलात्कार का लाइसेंस बन चुका है। सरकार गूंगी है, बहरी है, या शायद इस्लामिक कट्टरपंथ के सामने झुकी हुई गुलाम है, क्योंकि जब पीड़िता हिंदू होती है तो इंसाफ शरिया के नीचे दब जाता है। लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश में हिंदू महिला को कब तक अपनी साड़ी, अपना दुपट्टा या अपनी आबरू पर हमला स्वीकार करना पड़ेगा? बांग्लादेश धीरे धीरे करके जिहादी आतंकवाद की राह पर चल पड़ा है। जिस प्रकार से हिंदू कन्या का अपहरण, बलात्कार और बीभत्स ऐसे कांड हो रहे हैं जिससे कि संपूर्ण विश्व शर्मसार है। बांग्लादेश जिसको कि मां दुर्गा के ऊंचे गगनचुंबी नारों के गुंजायमान होने की आवाज़ें उसके कण कण रोम रोम में गूंजती थी, आज वहीं पर मां दुर्गा के भक्तों के ऊपर, मां दुर्गा की शक्ति के ऊपर, मां दुर्गा की मंदिरों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और सारा का सारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गहन चुप्पी साधे बैठा है। आखिरकार वो यूएनएचआरसी जो ह्यूमन राइट का दावा करता है, कहाँ से हो गया? जब हिंदुओं का दमन होता है और जिहादी उत्पीड़न करने को लगातार हिंसक हो जाते हैं, उस समय ये किस बिल में घुस जाते हैं? भारत में भी जो मुस्लिम संगठन हैं या भारत का जो विपक्षी नेता हैं, उनके मुंह में से एक शब्द क्यों नहीं निकलता? ये बड़ा गंभीर मामला है और हिंदू समाज तो निपट लेगा इन सब चीज़ों से, लेकिन जो लोग इस्लाम को शांति का धर्म बोलते हैं, जो इस्लाम
को महिला विरोधी नहीं मानते, उन सब के लिए गहरी चुनौती है। इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। सवाल आज बांग्लादेश से नहीं, सवाल भारत के सेकुलर नकाबपोशों से भी है। सवाल है कांग्रेस से, सवाल है तुष्टीकरण के ठेकेदारों से, सवाल है प्रियंका गांधी से। कहां है वो जुबान जो गाजा में घायल बच्चे की फोटो देखकर फूट फूट कर रोती है? कहां है वो आंसू जो फिलिस्तीन के लिए संसद में बहाए जाते हैं? लेकिन जब आज बांग्लादेश की एक हिंदू बेटी की अस्मिता लूटी गई तो सवाल क्यों नहीं उठाए गए? क्या हिंदू बहनों के आंसुओं की कोई कीमत नहीं? जब इजराइल ईरान पर हमला करे तो बीजेपी सरकार से रुख स्पष्ट करने की बात आती है। जब गाजा पर मिसाइल गिरे तो विपक्ष संसद में झोला लेकर आता है। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू महिला के साथ गैंग रेप होता है तो पूरा विपक्ष मौन व्रत धारण कर लेता है। क्यों? क्या विपक्ष की राजनीति सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए ही है? क्या हिंदू महिला की इज्जत वोट बैंक का हिस्सा नहीं है? ये वही विपक्ष है जो तालिबान के लिए शांति की अपील करता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शांति दूत बताता है और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक बयान देना भी भारी समझ में आता है इनको। ये वही बांग्लादेश है जिसे कभी भारत ने 1971 में अपनी जान की बाजी लगाकर आजादी दिलाई। आज वही बांग्लादेश सनातन की बेटियों का कब्रगाह बन चुका है। मंदिरों की राख से उठती हुई हिंदू पुजारियों की चीखें और बेटियों की लहूलुहान चित्कार, ये सब गवाही दे रही है कि वहां अब कोई इंसानियत नहीं बची। बचा है तो सिर्फ इस्लामी कट्टरपंथ और हिंदू विरोध की जहरीली मानसिकता। और शर्म आती है जब भारत का विपक्ष इन जिहादी बर्बरताओं पर चुप्पी साध लेता है। सेक्युलरिज्म की चादर ओढ़े ये नेता गाजा के लिए तो आंसू बहाते हैं, मगर बांग्लादेश में हिंदू बेटी के साथ हुए गैंग रेप पर इनके होठ सिल जाते हैं। लेकिन अब बहुत हुआ। हिंदुस्तान का हिंदू अब चुप नहीं बैठेगा। हर घर से एक ही आवाज है, जिन्होंने सनातन की बेटी को नोचा उनका सर तन से जुदा होना चाहिए। जिन्होंने चुप्पी साधी वो भी दोषी हैं। अब बांग्लादेश को पाकिस्तान बनने नहीं दिया जाएगा और सुदर्शन न्यूज ये सवाल उठाता रहेगा, चीखता रहेगा और जिहादी बर्बरता के खिलाफ आखिरी सांस तक धर्म युद्ध लड़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो भारत चुप नहीं बैठेगा, भारत के सनातनी नहीं चुप बैठेंगे, क्योंकि ये हिंदू अस्मिता का सवाल है। लेकिन सवाल एक और भी है कि ये कहानी केवल बांग्लादेश में नहीं लिखी जा रही है, कहानी हमारे देश के अंदर पश्चिम बंगाल में भी लिखी जा रही है। यहाँ पर भी हिंदू बेटियों की अस्मिता जार जार हुई। पश्चिम बंगाल की बात करने वाले हैं अब हम। पश्चिम बंगाल जहाँ माँ माटी मानुस वाली सरकार है, मोहतरमा ममता बनर्जी की सरकार, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार को शर्मसार होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति आज शर्म से सिर झुकाए खड़ी है, क्योंकि कोलकाता के दक्षिण लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय छात्रा से गैंग रेप की दिल दहला देने वाली घटना के बाद जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेता ने इस विभत्स अपराध पर बयानबाजी की, वो न केवल शर्मनाक है बल्कि आपराधिक मानसिकता की झलक भी है। कांग्रेस का पूर्व छात्र, टीएमसी छात्र परिषद का नेता मनोजीत मिश्रा, इस घिनौने कांड का मुख्य आरोपी है मनोजीत मिश्रा, जिसे 2 अन्य साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सच्चा अपराध तब उजागर होता है जब सत्ता में बैठे लोग उसे ढकने लगते हैं। सांसद कल्याण बनर्जी ने तो हद पार कर दी है। अगर दोस्त रेप करे तो क्या किया जा सकता है, ये टिप्पणी है उनकी। क्या यही है आपकी पार्टी की नारी सुरक्षा की नीति? विधायक मदन मित्रा ने पीड़िता को ही दोषी ठहरा दिया है। वो कॉलेज नहीं जाती तो रेप नहीं होता। क्या यही वो मानसिकता है जिसे ममता बनर्जी की पार्टी पोषित कर रही है, पाल पोस रही है? टीएमसी ने एक औपचारिक बयान देकर इन नेताओं से दूरी बना ली।
लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे नेता अब भी पार्टी में बने रहेंगे? क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, या क्या इन पर कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक ही सिमट कर रह जाएगी? जब पार्टी ही अपने छात्र संगठनों में अपराधियों को पद दे रही हो, तब ऐसे अपराध होना अचंभे की बात नहीं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब टीएमसी शासित संस्थानों में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हों। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की वो घटना जिसे आज भी लोग भुलाए नहीं भूल पा रहे, उस शर्मनाक घटना के बाद भी कोई कठोर नीति नहीं बनी। संदेश काली की कहानी भी आपको याद होगी। क्यों अपराधी ऐसी मनोवृत्ति को बार बार दोहरा रहे हैं? क्योंकि टीएमसीपी की निष्ठा सत्ता के प्रति है। ऐसे लोगों की निष्ठा सरकार के प्रति है, न्याय के प्रति नहीं है। टीएमसी में घुसे गुंडों को छात्र नेता का तमगा देकर कॉलेज में नौकरी तक दी जा रही है। टीएमसीपी अब तृणमूल क्रिमिनल परिषद बन चुकी है। इन नेताओं को कॉलेज, यूनियन और छात्र संगठनों में बैठाकर ममता सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है? कि पार्टी की छत्र छाया में बलात्कारियों को भी राजनीतिक संरक्षण मिलेगा? सवाल ममता बनर्जी से भी है। क्या आपकी महिला मुख्यमंत्री होने की भूमिका सिर्फ चुनावी भाषणों तक ही सीमित रहेगी, या आपके नेताओं की ये बेहूदगी, ये बयानबाजी, इस पर भी आप कुछ करेंगी? ये कोई आइसोलेटेड घटना तो है नहीं, बल्कि एक पैटर्न बन चुका है। जब अपराधी को पार्टी का झंडा, गाड़ी, सुरक्षा और सत्ता का वरदहस्त मिल रहा हो, सत्ता का संरक्षण मिल रहा हो, तो कानून बेबस हो जाता है। और यही हाल पश्चिम बंगाल में हो रहा है। टीएमसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि बलात्कार सिर्फ पीड़िता का ही नहीं, समाज की आत्मा का भी चीरहरण है। और जब उसके बाद नेता बेहूदगी भरे बयान दे तो वो उतने ही दोषी हो जाते हैं जितने कि बलात्कार को अंजाम देने वाले दरिंदे। अब वक्त आ गया है कि ममता बनर्जी जवाब दे। क्या टीएमसी अपराधियों की शरण स्थली बन चुकी है? क्या आपके नेता बलात्कार को निजी मामला और संयोग बताकर वोट बैंक की राजनीति के आगे इंसानियत को गिरवी रख चुके हैं? ये चुप्पी नहीं चलेगी। बंगाल की बेटियों को जवाब चाहिए, बंगाल की बेटियों को न्याय चाहिए, और तभी मां माटी मानुस की संकल्पना, उसकी परिकल्पना पूर्ण होती हुई नजर आएगी। और ये तभी हो पाएगा जब न केवल सरकार इसके प्रति अकाउंटेबिलिटी तय करे, बल्कि जो हिंदू समाज है वो भी मुखरता के साथ इस मसले पर खुलकर बेटियों के साथ खड़ा होता हुआ नजर आए। क्योंकि जब हिंदू संगठित होता है तो फिर बदलाव आता है। जब हिंदू एक मुश्त होकर बोलता है तो बदलाव आता है। तुष्टीकरण की राजनीति एक तरफ जाती है, वोट बैंक का संरक्षण एक तरफ जाता है, और सामने सिर्फ रहता है हिंदू, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज। यही बुलंद आवाज दिल्ली में भी देखने को मिली है और उसका असर भी देखने को मिला है। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। बंगाल की कहानी तो हमने आपके सामने रख दी, लेकिन बात आप देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की कर रहे हैं, जहां पर जब राष्ट्रवाद, जब सनातन बुलंद हुआ, जब सुदर्शन न्यूज ने एक अभियान छेड़ा, आवाज बुलंद की, तो उसका बड़ा असर भी हुआ है। वही राष्ट्रीय राजधानी जहां पर जगन्नाथ यात्रा को, भगवान जगन्नाथ की यात्रा को, उसकी शोभा यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन रोकने वाले ये भूल गए कि वो सुदर्शन न्यूज की आंखों से नहीं बच पाएंगे। सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और उसका बड़ा असर भी देखने को मिला। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक शोभा यात्रा पर रोक लगाने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार ये कोशिश नाकाम हो गई। जिस यात्रा को सुरक्षा कारणों के नाम पर पुलिस ने मना कर दिया था, वो यात्रा अब पूरे शौर्य और श्रद्धा के साथ निकाली गई। और इसके पीछे
एक ही नाम है, सुदर्शन न्यूज। दरअसल हुआ यह था कि बीते हफ्ते ब्रह्मपुरी में रह रहे हिंदू समुदाय ने वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, उनकी शोभा यात्रा निकालने की संपूर्ण तैयारी की। लेकिन दिल्ली पुलिस ने लिखित तौर पर इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। ये वही दिल्ली पुलिस है जो ताजियाओं को नहीं रोक पाती, लेकिन हिंदू शोभा यात्राओं को, हिंदू देवी देवताओं के पर्वों पर निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं पर अनुमति देने से हिचकती है। कारण क्या बताया गया? कारण बताया गया कि मुस्लिम समुदाय को आपत्ति हो सकती है और इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा रोकी जा रही है। अब सवाल यह है कि शोभा यात्रा हिंदुस्तान में नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी? ये वही ब्रह्मपुरी है जहां पहले हिंदू बहुलता थी, हिंदू बहुतायत में थे, लेकिन धीरे धीरे इस्लामी विस्तारवाद और सुनियोजित दहशत के चलते यहां अब गिने चुने हिंदू बचे हैं, क्योंकि इस इलाके को भी रोहिंग्या घुसपैठियों ने अपनी जद में ले लिया और अब उन्हीं से उनके धार्मिक अधिकार छीने जा रहे हैं। यानी हिंदुओं से ये घुसपैठिए उनका अधिकार छीन रहे हैं। जब तथाकथित सेकुलर मीडिया इस मुद्दे पर मौन साधे बैठा था, जब दिल्ली सरकार और स्थानीय प्रशासन तुष्टीकरण की राजनीति में उलझे हुए थे, तब सुदर्शन न्यूज ने इस अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोला। हमने सबसे पहले यह सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रथ यात्रा निकालना भी अपराध है? क्या बहुसंख्यक समाज को अपने पर्व मनाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? और अगर पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती तो फिर पुलिस की उपयोगिता ही क्या है? हमने जब यह सवाल पूछा और इस खबर को प्रमुखता से सामने रखा तो प्रशासनिक तंत्र भी जागा और सरकार भी जागी। प्रशासनिक तंत्र को भी हमने कटघरे में खड़ा किया और अंततः सुदर्शन की राष्ट्रवादी पत्रकारिता ने ताकत दिखाई। लगातार कवरेज, रिपोर्टिंग और जन भावनाओं को आवाज देने के बाद दिल्ली प्रशासन को झुकना पड़ा। सुरक्षा देने का आश्वासन मिला और जिस यात्रा को रोका गया था वो यात्रा बड़े शान से डंके की चोट पर निकाली भी गई। ब्रह्मपुरी की गलियों में जय जगन्नाथ के जयकारे भी गूंजे, सैकड़ों सनातनी झूमते रहे, सजाए गए रथ के साथ चलते रहे और ये सिर्फ एक धार्मिक दृश्य नहीं बल्कि सनातन की जीत का भी शंखनाद था। यह घटना साफ संकेत देती है कि जब हिंदू समाज एकजुट हो जाता है, जब हिंदू संगठित हो जाता है, जब सुदर्शन न्यूज जैसा राष्ट्रवादी मीडिया उनके साथ खड़ा होता है, तब कोई तुष्टीकरण ताकत सनातन संस्कृति को दबा नहीं सकती, रोक नहीं सकती। रथ यात्रा के ये अप्रतिम जो दृश्य आए हैं, जरा मैं पैनल से अनुरोध करूंगी कि एक बार फिर से उन दृश्यों को हमारे दर्शकों को फुल स्क्रीन पर दिखाएं कि किस तरह से हर एक चेहरे पर रौनक नजर आई, हर एक चेहरा खिल उठा, हर एक चेहरा जय जगन्नाथ से झूमता हुआ नजर आया। माहौल जय जगन्नाथ से गुंजायमान हुआ और वो ब्रह्मपुरी जिसके नाम में ही ब्रह्म है, आज असल में ब्रह्म की ताकत, जगन्नाथ की ताकत, सनातन की ताकत को महसूस करता हुआ नजर आया। जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरि बोल हरि जय जगन्नाथ हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल। ये सनातन की शक्ति है, सनातन की एकता है और ये ताकत है उस राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज की जो हमेशा आपके साथ है, सनातनियों के साथ है। और जब हम ताकत और बुलंदी की बात करते हैं तो क्योंकि हम जनमत के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और आखिरी पड़ाव में हम हमेशा आपके लिए गुड न्यूज लेकर आते हैं, पॉजिटिव न्यूज लेकर आते हैं, तो वही सनातनी देश यानी भारत के लिए एक और अच्छी खबर आज उस वक्त आई जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा मुक्त राष्ट्र भारत को घोषित कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गौरवपूर्ण क्षण को आज यानी 29 जून 2025 को अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से पूरे देश से साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जन भागीदारी और राष्ट्र की स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण करार दिया और देश के डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और जागरूक नागरिकों का विशेष आभार जताया। ट्रैकोमा यानी एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी गंभीर संक्रामक नेत्र रोग जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये होता क्या है, दरअसल हम इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। यह आमतौर पर गंदगी, मक्खियों और साफ सफाई की कमी से फैलता है। शुरुआती लक्षणों में आंखों में जलन होती है, खुजली और सूजन जैसी स्थिति बन जाती है, लेकिन समय पर इलाज ना होने की वजह से स्थायी अंधेपन का कारण भी ये ट्रैकोमा बन सकता था। ये रोग गरीब और विकासशील देशों में अंधेपन का सबसे बड़ा कारण रहा था। एक दौर था जब देश के कई हिस्सों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैकोमा बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि जिस तरह से देश ने इसके प्रति जागरूकता दिखाई, स्वच्छ भारत अभियान मिशन में अपना योगदान दिया, तस्वीर सामने आई और भारत ट्रैकोमा मुक्त हो गया। ये आज की ऐसी बड़ी खबर है जो अपने आप में बताती है कि जब भारत चाह लेता है किसी भी चीज से, किसी भी चुनौती से लड़ना, तो वो विजेता जरूर बनता है। विश्व गुरु की संकल्पना भी ऐसे ही पूरी होने वाली है जल्द ही। इसी उम्मीद के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।